हैरी पॉटर और पारस पत्थर अध्याय 10 हैलोवीन। मैल्फॉय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि हैरी और रॉन अगले दिन भी हॉगवर्ट्स में ही थे। वे थके हुए लेकिन पूरी तरह से खुश दिख रहे थे। वास्तव में अगली सुबह तक हैरी और रॉन सोच रहे थे कि 3 सिर वाले कुत्ते से मुलाकात एक बहुत अच्छा रोमांचक अभियान था और वे इसी तरह का एक गाढ़ और रोमांचक अभियान करने के लिए उत्सुक थे। इस बीच हैरी ने रॉन को उस पैकेट के बारे में बता दिया जिसे शायद ग्रीनगॉट से निकालकर हॉगवर्ट्स में रखा गया था। वे काफ़ी समय तक सोचते रहे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसे इतनी भारी सुरक्षा की ज़रूरत थी। या तो वो सचमुच बहुत कीमती होगी या खतरनाक, रॉन ने कहा। या दोनों ही, हैरी बोला। लेकिन वे विश्वास के साथ सिर्फ इतना ही कह सकते थे कि वो रहस्यमय चीज़ लगभग 2 इंच लंबी थी और जब तक उन्हें कोई और सुराग न मिल जाए तब तक वे इससे ज़्यादा अंदाज़ा लगाने की स्थिति में नहीं थे। ना तो नेविल और ना ही हरमाइनी ने इस बारे में ज़रा भी दिलचस्पी दिखाई कि कुत्ते और चोर दरवाजे के नीचे क्या छुपा हो सकता था। नेविल तो सिर्फ इतना जानता था कि वो दोबारा उस कुत्ते के पास कभी नहीं जाएगा। हरमाइनी ने अब हैरी और रॉन से बोलचाल बंद कर दी थी, लेकिन चूंकि वो मैं सब कुछ जानती हूँ किस्म की थी, इसलिए उन्हें इसमें भी अपना फ़ायदा नजर आया। वे अब सिर्फ इतना चाहते थे कि मेलफॉय से किसी तरह बदला ले सकें और उन्हें तब बहुत खुशी हुई जब 1 सप्ताह बाद ही एक ऐसी चीज़ डाक से आ गई। जब उल्लू हमेशा की तरह बड़े हॉल में घुसे तो सबका ध्यान एक लंबे और पतले पैकेट पर गया जिसे 6 बड़े घुग्गू उठाकर ला रहे थे। हर एक की तरह हैरी की भी रुचि ये देखने में थी कि इस बड़े पैकेट में क्या था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब घुग्गू नीचे आए और उन्होंने पैकेट को उसी के सामने आकर पटक दिया। पैकेट के गिरने से उनका नाश्ता फर्श पर गिर गया। गुग्गू अभी उड़कर रास्ते से हटे भी नहीं थे कि तभी एक और उल्लू वहां आया और उसने पैकेट के ऊपर एक चिट्ठी टपका दी। ये अच्छा रहा कि हैरी ने चिट्ठी को पहले खोला, क्योंकि उसमें लिखा था, पैकेट को टेबल पर मत खोलना, इसमें तुम्हारी नई निम्बस 2000 है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये बात सबको पता चल जाए कि तुम्हें जादुई झाड़ू मिल गई है, वरना उन सबकी इच्छा होने लगेगी। ऑलिवर वुड तुम्हें आज रात को 7 बजे क्विडिच पिच पर मिलेगा, जहां तुम पहली बार इस खेल को सीखोगे। प्रोफेसर एम मैगोनिगल। हैरी ने जब ये चिट्ठी रॉन को पढ़ने को दी तो उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। निम्बस 2000? रॉन ने ईर्ष्या से कहा। मैंने तो आज तक उसे छुआ भी नहीं है। वे हॉल से जल्दी चले आए क्योंकि वे अपनी क्लास से पहले अकेले में जादुई झाड़ू खोलकर देखना चाहते थे। अभी वे प्रवेश हॉल से आधी दूरी पर ही पहुंच पाए थे कि तभी उन्होंने देखा कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर क्रैब और गायल रास्ता रोककर खड़े थे। मेलफॉय ने हैरी के पैकेट छीन लिया और उसे अंगुलियों से टटोला। ये तो जादुई झाड़ू है, उसने कहा और उसे हैरी की तरफ फेंकते हुए ऐसा चेहरा बनाया जिस पर ईर्ष्या और नफरत के मिले जुले भाव थे। इस बार तो तुमने हद पार कर दी पॉटर। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को जादुई झाड़ू रखना मना है। रॉन अपने आप को रोक नहीं पाया। ये कोई पुरानी जादुई झाड़ू नहीं है, उसने कहा। ये तो निम्बस 2000 है। तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे घर पर कौन सी जादुई झाड़ू है? कॉमेट 260? रॉन ने हैरी की तरफ दांत निकालते हुए कहा। कॉमेट में तड़क भड़क तो होती है, लेकिन वे निम्बस जितनी अच्छी नहीं होती। इस बारे में तुम क्या जानो वीजली? तुम तो इसका आधा हैंडल भी नहीं खरीद सकते। मेलफॉय ने पलटकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तो पाई पाई जोड़कर इसकी एक एक डंडी खरीदनी पड़ेगी। इससे पहले कि रॉन जवाब दे पाए, प्रोफेसर फेल्ड्रिक मेलफॉय के कोहनी के पास खड़े थे। झगड़ा तो नहीं कर रहे हो बच्चों? उन्होंने पूछा। पॉटर को किसी ने जादुई झाड़ू भेजी है प्रोफेसर, मेलफॉय ने जल्दी से कहा। हाँ हाँ सही है, प्रोफेसर फेल्ड्रिक ने हैरी की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। प्रोफेसर मैगोनिगल ने मुझे विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया था। और ये कौन सा मॉडल है पॉटर? निम्बस 2000 सर, हैरी ने कहा। मेलफॉय के चेहरे पर दहशत के भाव देखकर हैरी से अपनी हंसी नहीं रोकी जा रही थी। और सच कहा जाए तो मुझे मेलफॉय को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मुझे ये झाड़ू मिली है, उसने आगे कहा। हैरी और रॉन ऊपर की मंजिल की तरफ चल पड़े। मेलफॉय के गुस्से और उलझन को देखकर वे अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे तो हैरी ने हंसते हुए कहा, और क्या, सच ही तो है। अगर उसने नेविल का भूल न जाना नहीं चुराया होता तो मैं टीम में नहीं होता। तो तुम्हें लगता है ये नियम तोड़ने का इनाम है?
उनके ठीक पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। हरमाइनी सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए ऊपर आ रही थी और हैरी के हाथ में रखे पैकेट को चिढ़कर देख रही थी। मैं तो समझ रहा था कि आप हमसे बात नहीं कर रही थी, हैरी ने कहा। और हाँ, अब ऐसा करना बंद मत कीजिए, रॉन ने कहा। इससे हमारा बहुत भला हो रहा है। हरमाइनी हवा में अपनी नाक तानकर पैर पटकती हुई चली गई। उस दिन हैरी का मन क्लास में नहीं लग रहा था। उसका मन तो अपने कमरे में ही भटक रहा था, जहां उसकी नई जादुई झाड़ू बिस्तर के नीचे पड़ी हुई थी, या फिर उसका मन क्विडिच की पिच की तरफ भटक रहा था, जहां वो उस रात क्विडिच सीखने जाने वाला था। उसने शाम को फटाफट अपना डिनर खाया और उसे ये पता भी नहीं था कि वो क्या खा रहा था। फिर वो रॉन के साथ तेजी से दौड़कर ऊपर की मंजिल पर गया ताकि आखिरकार वो अपनी निम्बस 2000 खोलकर देख सके। जब जादुई झाड़ू हैरी के बिस्तर पर खुलकर बाहर आई तो रॉन के मुंह से आह निकल गई। हैरी जादुई झाड़ुओं के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे भी ये बेहतरीन लगी। पतली और चिकनी जादुई झाड़ू पर महोगनी का हैंडल लगा था, साफ और सीधी टहनियां की लंबी पूंछ थी और ऊपर की तरफ सुनहरे शब्दों में लिखा था निम्बस 2000। जब 7 बजे का समय आया तो हैरी महल से निकला और धुंधलके में क्विडिच पिच की तरफ चल दिया। वो इससे पहले कभी स्टेडियम में नहीं आया था। पिच के चारों तरफ सैकड़ों सीटें स्टैंड्स में ऊपर उठी हुई थी ताकि दर्शक इतनी ऊंचाई पर रह सकें जहां से वे देख सके कि क्या हो रहा है। पिच के दोनों सिरों पर 3 सुनहरे खंभे थे जिनके कोनों में रिंग लगे थे। उन्हें देखकर हैरी को प्लास्टिक की वे छोटी छड़ियां याद आ गईं जिनसे बच्चे बुलबुले निकालते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये खंभे 50 फुट ऊंचे थे। हैरी उड़ने के लिए इतना उतावला था कि उससे वुड का इंतजार नहीं करते बना। वो अपनी जादुई झाड़ू पर चढ़ा और जमीन पर पैर मारे। क्या एहसास था! वो गोल पोस्ट से अंदर और बाहर उड़ता रहा और फिर पिच पर इधर से उधर तेजी से चक्कर लगाता रहा। निम्बस 2000 उसके हल्के से इशारे पर मुड़ जाती। अरे पॉटर, नीचे उतरो। ऑलिवर वुड आ चुका था। उसकी बाह में लकड़ी का एक बड़ा बक्सा दबा था। हैरी उसके पास जमीन पर उतर गया। बहुत बढ़िया, वुड ने कहा और उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं समझ सकता हूँ मैगोनिगल का क्या मतलब था। तुम में सचमुच पैदाइशी प्रतिभा है पॉटर। मैं आज शाम तुम्हें सिर्फ नियम सिखाऊंगा। इसके बाद तुम्हें सप्ताह में 3 दिन टीम के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। उसने बक्सा खोला। अंदर 4 अलग अलग आकार की गेंदें थीं। देखो, वुड ने कहा, क्विडिच को समझना बहुत आसान है, हालांकि इसे खेलना उतना आसान नहीं है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इनमें से 3 को धावक कहा जाता है। 3 धावक, हैरी ने दोहराया। जब वुड ने फुटबॉल के आकार की एक चमकीली लाल गेंद बाहर निकाली, वुड ने कहा, इस गेंद को तूफान कहते हैं। धावक तूफान को एक दूसरे को देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे रिंग में डालकर गोल कर दें। तूफान के रिंग में जाने पर हर बार 10 पॉइंट मिलते हैं। समझ गए? धावक तूफान को फेंकते हैं और स्कोर करने के लिए इसे रिंग में डालते हैं, हैरी ने दोहराया। तो ये एक तरह से बास्केटबॉल है जो जादुई झाड़ुओं पर सवार होकर 6 रिंगों के साथ खेला जाता है ना? बास्केटबॉल क्या होता है? वुड ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा। अब दोनों टीमों में एक और खिलाड़ी होता है जिसे रक्षक कहते हैं। मैं गर्भद्वार का रक्षक हूँ। मैं अपनी रिंग के चारों तरफ उड़ता हूँ और दूसरे टीम को स्कोर करने से रोकता हूँ। 3 धावक, 1 रक्षक, हैरी ने कहा, जो सब कुछ याद करने के इरादे से आया था। और वे तूफान के साथ खेलते हैं। ठीक है, मैं इतना समझ गया। तो बाकी गेंदें किस लिए हैं? उसने बक्से में रखी बाकी 3 गेंदों की तरफ इशारा किया। अभी बताता हूँ, वुड ने कहा। इसे पकड़ो। उसने हैरी को एक छोटा सा डंडा दिया जो कुछ बेसबॉल के बल्ले की तरह दिख रहा था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहलवान क्या करते हैं, वुड ने कहा। इन दोनों गेंदों को पहलवान कहते हैं। उसने हैरी को एक जैसी 2 गेंदें दिखाई जो पूरी तरह से काली थीं और लाल तूफान से थोड़ी सी छोटी थी। हैरी ने देखा कि वे दोनों रस्सियों से बाहर आने की कोशिश में छटपटा रही थीं, जिनकी वजह से वे बक्से के अंदर बंद थीं। पीछे हट जाओ, वुड ने हैरी को चेतावनी दी। वो झुका और उसने एक पहलवान को रस्सी खोल दी। काली गेंद तत्काल हवा में ऊपर उड़ी और फिर सीधे हैरी के चेहरे की तरफ नीचे झपटी। अपनी नाक टूटने के खतरे से बचने के लिए हैरी ने उसे बल्ले से तेजी से मारा और गेंद एक बार फिर हवा में सनसनाती हुई चली गई। वो उनके सिर के ऊपर चारों तरफ चक्री की तरह कुछ देर घूमी और फिर वुड की तरफ झपटी, जो बचता हुआ उसके ऊपर कूदा और उसे जमीन पर गिराकर पकड़ लिया।
देखा, वुड हाँफ रहा था। जूझ रहे पहलवान को उसने वापस बक्से में बंद किया और सुरक्षित तरीके से बांध दिया। पहलवान चारों तरफ रॉकेट की तरह घूमते हैं और खिलाड़ियों को उनकी झाड़ू से गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर टीम में 2 मारक होते हैं। वीजली बंधु हमारे मारक हैं। ये उनका काम है कि वे पहलवानों से टीम को बचाएं और उन पर प्रहार करके उन्हें दूसरी टीम की तरफ भेजें। तो मुझे लगता है तुम सब समझ गए होगे। 3 धावक तूफान से स्कोर करने के लिए, 1 रक्षक गोल की रक्षा करता है, 2 मारक पहलवानों को अपनी टीम से दूर रखते हैं। हैरी ने दोहराया। बहुत अच्छे, वुड ने कहा। वैसे क्या पहलवानों ने कभी किसी को जान से मारा है? हैरी ने पूछा और कोशिश की कि वुड को इस सवाल में उसके डर की छाया दिखाई ना दे। हॉगवर्ट्स में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ पर 2-1 के जबड़े टूटे हैं, पर इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ। अब टीम का आखिरी सदस्य है खोजी, यानी कि तुम, और तुम्हें तूफान या पहलवान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं जब तक कि वे मेरा सर न फोड़ दें। चिंता मत करो, वीजली बंधु पहलवान से निपटने के लिए काफी हैं। मेरा मतलब है वे खुद पहलवान से कम नहीं हैं। वुड ने बक्से में हाथ डाला और चौथी तथा आखिरी गेंद को बाहर निकाला। तूफान और पहलवानों की तुलना में ये बहुत छोटी थी। बड़े अखरोट के आकार की ये गेंद चमकदार सुनहरी थी और इसमें फड़फड़ाते हुए चांदी के छोटे पंख लगे थे। वुड ने कहा, यह सुनहरी गेंद है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये इतनी तेज है कि आसानी से दिखती नहीं। सुनहरी गेंद को पकड़ने का काम खोजी का है। तुम्हें धावक, मारक, पहलवान और तूफान के बीच से होते हुए इसे पकड़ना है, इससे पहले कि दूसरी टीम का खोजी इसे पकड़ ले, क्योंकि जो खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है वो अपनी टीम को 150 पॉइंट दिलाता है। इसलिए उसकी टीम लगभग हमेशा जीत जाती है। इसलिए खोजियों के खिलाफ सबसे ज्यादा फाउल होते हैं। क्विडिच का मैच तभी खत्म होता है जब सुनहरी गेंद पकड़ ली जाए, और ये मैच बरसों तक चल सकता है। मुझे लगता है रिकॉर्ड 3 महीने का है। उस मैच में बार बार रिजर्व खिलाड़ी उतारने पड़े ताकि खिलाड़ी कुछ देर सो सके। तो ऐसा होता है क्विडिच। कोई सवाल? हैरी ने अपना सर हिलाया। वो समझ गया कि उसे क्या करना था। समस्या सिर्फ उसे करने में थी। हम इस वक्त सुनहरी गेंद के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वुड ने गेंद को सावधानी से बक्से में बंद करते हुए कहा, अंधेरा हो गया है, ये गुम सकती है। इसके बजाय हम इनसे प्रैक्टिस करेंगे। उसने अपनी जेब से गोल्फ की साधारण गेंदों का एक बैग निकाला तथा कुछ मिनट बाद वो और हैरी हवा में उड़ रहे थे। वुड जितनी तेजी से गोल्फ बॉल फेंक सकता था उसे हर दिशा में फेंक रहा था ताकि हैरी उसे पकड़ सके। हैरी ने हर गेंद पकड़ ली और वुड बहुत खुश था। आधे घंटे बाद सचमुच रात हो गई थी और उन्हें अपना खेल बंद करना पड़ा। जब वे वापस महल की तरफ लौट रहे थे तो वुड ने खुशी से चहकते हुए कहा, इस साल क्विडिच कप पर हमारा नाम लिखा होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर तुम चार्ली वीजली से भी अच्छा खेलो, और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि अगर चार्ली ड्रैगनों के पीछे नहीं गया होता तो वो इंग्लैंड के लिए खेल सकता था। सप्ताह में 3 दिन हैरी शाम को क्विडिच की प्रैक्टिस करता था और होमवर्क तो रोज करना ही पड़ता था। शायद इसलिए वो इतना व्यस्त रहता था कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसे हॉगवर्ट्स आए हुए 2 महीने हो चुके थे। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था। महल उसे अपने घर की तरह लगने लगा था, जबकि प्रीवियस ड्राइव में उसे ऐसा कभी नहीं लगा था। उसकी क्लासें भी अब पहले से बहुत अधिक दिलचस्प हो चुकी थी क्योंकि अब वो मूलभूत चीज़ें सीख चुका था। जब वे लोग हैलोवीन के दिन सुबह उठे तो कद्दू भुनने की जायकेदार गंध गलियारों में तैर रही थी। इससे भी अच्छी बात यह थी कि प्रोफेसर फिल्टुक ने सम्मोहन की क्लास में ये कहा कि उनके विचार से अब वे चीज़ों को उड़ा सकते थे। ऐसा करने के लिए वे तब से बेताब थे जब फिल्टुक ने उनके सामने नेवल के मेढक को पूरे क्लास में उड़ाकर दिखाया था। प्रोफेसर फिल्टुक ने प्रैक्टिस करने के लिए क्लास में उनकी जोड़ियां बना दी। हैरी का पार्टनर सीमस फिनिगन था, जो बहुत राहत की बात थी क्योंकि नेविल उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल रॉन को हरमाइनी ग्रेंजर के साथ काम करना पड़ रहा था और ये बताना मुश्किल था कि इस वजह से रॉन ज्यादा गुस्से में था या हरमाइनी। जिस दिन हैरी की जादुई झाड़ू आई थी उस दिन के बाद से हरमाइनी ने उन दोनों से बात नहीं की थी। आप लोग जिस तरह कलाई घुमाने का अभ्यास कर रहे हैं उसे भूलना मत, प्रोफेसर फिल्टुक ने चिचियाती आवाज में कहा। हमेशा की तरह वे आज भी अपनी किताबों के ढेर के ऊपर बैठे हुए थे। घुमाना और झटकना, याद रहेगा ना, घुमाना और झटकना। और जादुई शब्दों को सही तरीके से बोलना भी महत्वपूर्ण है। बेरूफियो
नाम के जादूगर को कभी मत भूलना, जिसने एफ के बजाय एस कह दिया था। और नतीजा ये हुआ कि अगले ही पल वो जमीन पर पड़ा था और उसके सीने पर एक भैंसा खड़ा था। ये बहुत मुश्किल था। हैरी और सीमस ने घुमाया और झटका, लेकिन जिस पंख को वे हवा में ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे वो टेबल पर ही पड़ा रहा। सीमस इतना बेचैन हो गया कि उसने अपनी छड़ी से पंख हिलाया और उसमें आग लगा दी। हैरी को अपने हैट से वो आग बुझानी पड़ी। अगली टेबल पर रॉन की किस्मत भी बेहतर नहीं थी। विंगार्डियम लेवियोसा, वो चिल्लाया। वो अपनी लंबी बाहों को पवन चक्की की तरह हिला रहा था। तुम इसे गलत बोल रहे हो। हैरी ने सुना कि हरमाइनी रॉन को झिड़क रही थी। ये विंगार्डियम लेवियोसा है। अपने गार को थोड़ा सा अच्छा और लंबा करो। अगर तुम में इतनी अकल है तो तुम क्यों नहीं कर लेती? रॉन गुर्राया। हरमाइनी ने अपनी गाउन की बाहें चढ़ाई, छड़ी हिलाई और बोली, विंगार्डियम लेवियोसा। उनका पंख टेबल पर से उठा और उनके सर के 4 फुट ऊपर हवा में झूलने लगा। ओह, बहुत बढ़िया, प्रोफेसर फिल्टिक ने ताली बजाते हुए कहा। सब लोग देखो, मिस ग्रेंजर ने ये कर दिखाया है। क्लास खत्म होने तक रॉन बहुत बूढ़े मूड में आ गया था। जब वे भीड़ भरे गलियारे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे तो रॉन ने हैरी से कहा, कोई हैरानी की बात नहीं है, उसे कोई सहन नहीं कर सकता। सच पूछो तो वो किसी बुरे सपने की तरह है। किसी ने पास से गुजरते समय हैरी को धक्का दिया। यह हरमाइनी थी। हैरी को उसके चेहरे की एक झलक दिखी और वो ये देखकर हैरान हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मुझे लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली। तो रॉन ने कहा, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसका कोई दोस्त नहीं है। हरमाइनी अगली क्लास में नहीं आई और पूरी दोपहर कहीं नहीं दिखी। जब हैलोवीन की दावत के लिए हैरी और रॉन बड़े हॉल में जाने के लिए नीचे उतर रहे थे तो पार्वती पाटिल और लेवेंडर की बातें उनके कानों में पड़ी। पार्वती लेवेंडर को बता रही थी कि हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में रो रही थी और चाहती थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। रॉन ये सुनकर अब और भी परेशान हो गया, लेकिन एक पल के बाद ही वे बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां हैलोवीन की सजावट देखकर वे हरमाइनी को भूल गए। 1000 जिंदा चमगादड़ दीवारों और छत से फड़फड़ाते हुए आए, जबकि 1000 और चमगादड़ काले बादलों की तरह टेबल के ऊपर मंडराते रहे, जिस वजह से कद्दुओं में रखी मोमबत्तियां हिलने लगी। दावत अचानक सुनहरी प्लेटों में सामने आई, सत्र के शुरुआती दावत की तरह। हैरी अपनी प्लेट में एक भुना हुआ आलू रख रहा था, तभी प्रोफेसर क्विरल हॉल में दौड़ते हुए आए। उनकी पगड़ी अस्त व्यस्त थी और उनके चेहरे पर दहशत के भाव थे। सबका ध्यान उन्हीं की तरफ था। जब वे प्रोफेसर डंबलडोर की कुर्सी के पास पहुंचे और टेबल पर हाथ टिकाकर हाँफते हुए बोले, दैत्य तहखाने में घुस आया है। सोचा आपको बता देना चाहिए। फिर वे बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गए। हंगामा मच गया। सबको शांत करने के लिए प्रोफेसर डंबलडोर को अपनी छड़ी से कई बैंगनी पटाखे फोड़ने पड़े। प्रोफेक्टस वे गरजे, अपने अपने हाउस को तत्काल उनके कमरों में ले जाइए। पर्सी तुरंत सक्रिय हो गया। मेरे पीछे आओ, इकट्ठे रहो। फर्स्ट ईयर, अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो दैत्य से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ठीक पीछे आओ, जल्दी, रास्ता छोड़िए, फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं। माफ़ कीजिए, मैं प्रोफेक्टस हूँ। दैत्य अंदर घुस सकता है? हैरी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। मुझे क्या पता, वे लोग सचमुच बहुत मूर्ख होते हैं, रॉन ने कहा। शायद पीव्स ने उसे अंदर घुसाकर हैलोवीन का मजाक किया होगा। वे अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागते लोगों के कई समूहों के पास से गुजर रहे थे। जब वे मेहनत कस के परेशान हॉल बच्चों की भीड़ के बीच से जा रहे थे तो हैरी ने अचानक रॉन का हाथ पकड़ लिया। मुझे अभी अभी ख्याल आया है, हरमाइनी। हरमाइनी? उसे दैत्य के बारे में नहीं पता। रॉन ने अपना होठ काट लिया। अच्छा ठीक है, उसने जवाब दिया, लेकिन पर्सी से नजर बचाकर। नीचे झुकते हुए वे लोग मेहनत कस के बच्चों में मिल गए जो दूसरी दिशा में जा रहे थे। फिर वे एक सूने गलियारे में चल दिए और इसके बाद तेजी से लड़कियों के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। वे भी मोड़ पर ही मुड़े थे कि तभी उन्हें अपने पीछे तेजी से आ रहे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पर्सी, रॉन फुसफुसाया और उसने हैरी को एक पत्थर के बड़े गरुड़ के पीछे खींच लिया। उन्होंने गरुड़ के पीछे झांक कर देखा कि पर्सी के पीछे आने वाला पर्सी नहीं बल्कि स्नेप था। वो गलियारे से गुजरा और उनकी निगाहों से ओझल हो गया। वो यहाँ क्या कर रहा है? हैरी बुदबुदाया। वो बाकी टीचर्स के साथ तहखाने में क्यों नहीं गया? मुझे क्या पता। बिना कोई आवाज़ किए वे स्नेप को ओझल होते कदमों के पीछे पीछे अगले
गलियारे में आगे बढ़े। स्नेप तीसरी मंजिल की तरफ जा रहा है, हैरी ने कहा, लेकिन रॉन ने अपना हाथ उठाया। क्या तुम्हें बदबू आ रही है? हैरी ने सांस खींची और उसकी नाक में तेज बदबू घुसी, पुराने मोज़ों और कभी न साफ होने वाले सार्वजनिक टॉयलेट की बदबू जैसे एक साथ आ रही थी। और फिर उन्होंने एक आवाज़ सुनी, एक धीमी कुर्राहट और दैत्याकार कदमों के घिसटने की आहट। रॉन ने इशारा किया। बाईं तरफ के गलियारे के छोर पर कोई बड़ी सी चीज़ उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे छायाओं में छुप गए। एक दैत्याकार चीज़ चांद की रोशनी के टुकड़े में उभरी। बहुत भयानक दृश्य था। वो 12 फुट ऊंचा था। उसकी चमड़ी फीके ग्रेनाइट की तरह भूरी थी। उसका थुलथुल शरीर किसी खंबे की तरह था और उस शरीर के ऊपर छोटा सा गंजा सर किसी नारियल की तरह लगा हुआ था। उसके छोटे पैर किसी बड़े पेड़ के तने की जितने मोटे थे और पंजे सपाट व कांटेदार। उसके पास से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वो एक बड़ा सा लकड़ी का मुदगर पकड़े था जो फर्श पर घसीट रहा था, क्योंकि उसके हाथ बहुत लंबे थे। दैत्य एक दरवाजे के पास आकर रुका। उसने अंदर झांका। उसने अपने लंबे कान हिलाए, अपने छोटे से दिमाग से कुछ सोचा और फिर झुककर कमरे में घुस गया। चाबी दरवाजे में लगी हुई थी। हैरी बुदबुदाया, हम इसे अंदर बंद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विचार है, रॉन ने घबराते हुए कहा। वे खुले दरवाजे की तरफ धीमे धीमे बढ़े। उनके होंठ सूख रहे थे और वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दैत्य बाहर ना निकले। एक लंबी छलांग लगाकर हैरी ने चाबी पकड़ी, दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। हाँ, अपनी सफलता से खुश होकर वे लोग गलियारे में वापस दौड़ने लगे, लेकिन अभी वे मोड़ पर ही मुड़े थे कि उन्होंने कुछ सुना, जिसके कारण उनके दिल थक रह गए। एक तेज डरी हुई चीख, और ये उसी कमरे से आ रही थी जिस पर उन्होंने अभी अभी ताला लगाया था। अरे नहीं, रॉन ने कहा, जो खूनी नवाब की तरह पीला पड़ गया था। वो लड़कियों का बाथरूम था, हैरी बोला। हरमाइनी, दोनों एक साथ चिल्लाए। वे ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। पलटकर भागते हुए वे फिर से दरवाजे के पास पहुंचे और डर के कारण चाबी घुमाने की हड़बड़ी करते हुए हैरी ने दरवाज़ा खोला। वे लोग अंदर की तरफ दौड़े। हरमाइनी ग्रेंजर सामने वाले दीवार से टिकी खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली थी। दैत्य उसकी तरफ बढ़ रहा था और चलते चलते दीवार से लगे वॉश बेसिन तोड़ता जा रहा था। इसका ध्यान हटाओ, हैरी ने बेचैन होकर रॉन से कहा और एक टोंटी उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर फेंकी। दैत्य हरमाइनी से कुछ फुट दूर रुक गया। वो चारों तरफ ताकता रहा, मूर्खतापूर्ण ढंग से आंखें मिचमिचाता रहा ताकि देख सके कि आवाज़ कहाँ से आई थी। उसकी छोटी कुटिल आंखें ने हैरी को देख लिया। वो झिझका और फिर हरमाइनी की बजाय हैरी की तरफ बढ़ा और चलते समय उसने अपना मुदगर ऊपर की तरफ उठा लिया। अरे भोंदू कहीं के, रॉन ने कमरे की दूसरी तरफ से चीखा और उसने दैत्य पर एक धातु का पाइप फेंक कर मारा। दैत्य को यह पता भी नहीं चला कि उसके कंधे से पाइप टकराया था, लेकिन उसने चीख सुन ली और एक बार फिर वो रुका और अपनी बदसूरत नाक रॉन की तरफ मोड़ी। इस बीच हैरी को पलटकर भागने का मौका मिल गया। चलो भागो भागो, हैरी ने हरमाइनी से चीखते हुए कहा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। वो अभी भी दीवार से पूरी तरह टिकी हुई थी और दहशत के मारे उसका मुंह खुला था। चीखने चिल्लाने की आवाज़ों और उनके गूंज से दैत्य पागल हो रहा था और वो एक बार फिर गर्जा और रॉन की तरफ बढ़ने लगा, जो सबसे पास में था और जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर हैरी ने ऐसा कुछ किया जो बहुत ही बहादुरीपूर्ण भी था और मूर्खतापूर्ण भी। उसने दौड़ते हुए एक ऊंची छलांग लगाई और पीछे से दैत्य की गर्दन में लटकने में कामयाब हो गया। दैत्य को ये पता भी नहीं चला कि हैरी वहां लटका है, लेकिन दैत्य को भी कुछ तो पता चलेगा अगर आप उसकी नाक में एक लंबी लकड़ी डालें। दरअसल हैरी ने जब दैत्य पर कूदा था तो उसकी छड़ी उसके हाथ में थी, जो सीधे दैत्य के नथुने में घुस गई। दर्द के मारे करहाते हुए दैत्य अपने मुदगर को मोड़ा। हैरी अपनी जान हथेली पर लेकर दैत्य से लटका हुआ था। किसी भी पल दैत्य उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था या अपने मुदगर से उसका कचूमर बना सकता था। हरमाइनी डर के मारे फर्श पर लुढ़क गई। रॉन को अपनी छड़ी निकाली। उसे पता नहीं था कि वो उसका क्या करने वाला था,
लेकिन तभी उसने अपने दिमाग में आया पहला मंत्र बोला, विंगार्डियम लेवियोसा। अचानक दैत्य के हाथ से उसका मुदगर छूट गया और हवा में बहुत ऊपर उठता गया। फिर ये नीचे की तरफ मुड़ा और तेज धमाके के साथ अपने मालिक के सर पर टकराया। दैत्य उसी जगह पर लहराया और फिर औंधे मुंह जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसके गिरने की आवाज से पूरा कमरा हिल गया। हैरी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो थरथरा रहा था और हाँफ भी रहा था। रॉन अब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए हुए खड़ा था और घूरकर देख रहा था कि उसने क्या कारनामा किया है। हरमाइनी सबसे पहले बोली, ये मर गया क्या? मुझे नहीं लगता, हैरी ने कहा। लगता है सिर्फ बेहोश हुआ है। वो झुका और उसने दैत्य की नाक से अपनी छड़ी बाहर निकाली, जिसके चारों ओर गोंद जैसा गंदा सा भूरा पदार्थ लगा था। आह, दैत्य की नाक का मसाला। उसने अपनी छड़ी दैत्य के कपड़ों से पोंछी। अचानक दरवाजे के खुलने और दौड़ने की आवाज़ें सुनकर उन तीनों ने ऊपर की तरफ देखा। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी वजह से कितना हल्ला मच रहा था, लेकिन जाहिर था कि नीचे की मंजिल पर किसी ने गिरने की आवाज़ और दैत्य की गर्जना सुन ली थी। एक पल बाद प्रोफेसर मैगोनेगल तेजी से कमरे में आई। उनके ठीक पीछे स्नेप था और सबसे पीछे क्विरल था। क्विरल ने दैत्य की एक झलक देखी, एक धीमी सिसकी जैसी आवाज निकाली और तत्काल अपने दिल पर हाथ रखकर एक टॉयलेट पर बैठ गया। स्नेप दैत्य के ऊपर झुका। प्रोफेसर मैगोनेगल रॉन और हैरी को देख रही थी। हैरी ने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। गुस्से के कारण उनके होंठ सफेद थे। गर्भद्वार के लिए 50 पॉइंट जीतने की आशाएं हैरी के दिमाग से तत्काल काफूर हो गई। तुम लोगों ने ये क्या सोचकर किया? प्रोफेसर मैगोनेगल ने अपनी आवाज में ठंडे आक्रोश के साथ कहा। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जो अब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़ा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मरे नहीं। तुम लोग अपने कमरे में क्यों नहीं गए? स्नेप ने हैरी पर एक सरसराती पैनी निगाह डाली। हैरी फर्श की तरफ देखने लगा। वो ये सोच रहा था कि काश रॉन अपनी छड़ी झुका ले। फिर छायाओं के बीच एक छोटी सी आवाज आई, प्लीज प्रोफेसर मैगोनेगल, ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मिस ग्रेंजर। हरमाइनी आखिरकार अपने पैरों पर खड़े होने में सफल हो गई थी। मैं दैत्य को ढूंढने गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अकेले ही उससे निपट सकती हूँ, क्योंकि मैंने दैत्यों के बारे में सब कुछ पढ़ा था। रॉन के हाथ से छड़ी छूट गई। हरमाइनी ग्रेंजर और टीचर से सफ़ेद झूठ बोल रही थी। अगर इन्होंने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। हैरी ने उस दैत्य की नाक में अपनी छड़ी घुसा दी और रॉन ने उसी के मुदगर से उसे बेहोश कर दिया। उनके पास इतना समय नहीं था कि ये किसी को ढूंढते और उसकी मदद लेते। जब ये लोग यहाँ आए तो दैत्य मुझे बस जान से मारने ही वाला था। हैरी और रॉन ने इस तरह दिखाने की कोशिश की कि जैसे ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इस स्थिति में प्रोफेसर मैगोनेगल ने उन तीनों की तरफ घूरते हुए कहा, मिस ग्रेंजर, मूर्ख लड़की, तुम्हें ये कैसे सोच लिया कि तुम दैत्य से अकेले ही निपट सकती हो? हरमाइनी ने अपना सर झुका लिया। हैरी के पास शब्द नहीं थे। हरमाइनी नियमों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती थी और यहाँ वही उन्हें मुसीबत से निकालने के लिए नाटक कर रही थी। ये तो वैसी बात हो गई जैसे स्नेप अचानक मिठाइयाँ बांटने लगे। मिस ग्रेंजर, इसके लिए गर्भद्वार के 5 पॉइंट काटे जाएंगे। प्रोफेसर मैगोनेगल ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ और अगर तुम्हें चोट ना आई हो तो बेहतर होगा कि तुम सीधे गर्भद्वार के टावर में चली जाओ। विद्यार्थी अपने हाउस में दावत के पकवान खा रहे हैं। हरमाइनी चली गई। प्रोफेसर मैगोनेगल हैरी और रॉन की तरफ मुड़ी। तो मैं अब भी यही कहूँगी कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी, लेकिन फर्स्ट ईयर के बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो किसी दैत्य से मुकाबला कर सकते हों। तुम दोनों ने गर्भद्वार के लिए 5 पॉइंट जीते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अब तुम जा सकते हो। वे दोनों तेजी से कमरे के बाहर हो गए और तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि वे 2 मंजिल ऊपर नहीं पहुंच गए। दूसरी बातों को छोड़ भी दें तो भी दैत्य की बदबू से बाहर आना ही अपने आप में बहुत राहत की बात थी। हमें 10 पॉइंट से ज़्यादा मिलने चाहिए थे, रॉन ने शिकायत करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है 5 पॉइंट से ज़्यादा, क्योंकि 5 तो हरमाइनी के कारण कम हो गए। ये उसने अच्छा काम किया कि हमें मुसीबत से बचाया। रॉन ने माना, ख्याल रहे हमने उसे बचाया था। अगर हमने दैत्य को उसके साथ कमरे में बंद नहीं किया होता तो उसे बचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हैरी ने उसे याद दिलाया। वे मोटी औरत की तस्वीर के सामने पहुंच गए। पिग स्नाउट, उन्होंने कहा, और अंदर घुस गए। हॉल भरा हुआ था। वहाँ काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ था।
हर कोई पकवान खाने में जुटा हुआ था जो उनके लिए ऊपर भेजे गए थे। बहरहाल दरवाजे के सामने हरमाइनी अकेले खड़ी हुई उनका इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक बहुत अजीब खामोशी रही। फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखे बिना धन्यवाद कहा और वे अपनी प्लेटें उठाने के लिए तेजी से चल दिए। उसी पल से हरमाइनी ग्रेंजर उनकी दोस्त बन गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें एक साथ करने के बाद आप एक दूसरे को पसंद किए बिना नहीं रह सकते, और 12 फुट के दैत्य को बेहोश करना उनमें से एक है।